आज तारीख है 24 जुलाई और दिन शुक्रवार। हर नया दिन अपने साथ नई उम्मीदें, नए फैसले और नई चुनौतियां लेकर आता है। आज का दिन राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में ईमानदार करदाताओं के योगदान को सम्मान देने का दिन है। वहीं दुनिया भर में नेशनल कजिन्स डे भी मनाया जाता है, जो हमें रिश्तों की गर्माहट और परिवार के साथ जुड़े रहने की अहमियत याद दिलाता है। इसी सकारात्मक सोच के साथ आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की 50 बड़ी और अहम खबरों की, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ रेणु सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। पीएम मोदी ने नीट परीक्षा मामले पर लगभग 25 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्दी और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। पीएम मोदी के आश्वासन के जवाब में इस ट्वीट के बाद सीजेपी ने कहा कि पेपर लीक मामलों की जाँच के बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने छात्रों की 3 मांगे दोहराई। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें, छात्रों से माफी मांगे और छात्रों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने के अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। गुरुवार को तेज बुखार और शरीर में दर्द के कारण उन्हें मजबूरी में प्रदर्शन स्थल से हटना पड़ा। इसकी जानकारी दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिजीत दीपके ने लिखा, मुझे बुखार है, पिछले कुछ दिनों से शरीर में बहुत ज्यादा दर्द भी है। मैं पेन किलर खाकर किसी तरह जोर लगा रहा था। यदि आज आप मुझे जंतर मंतर पर ना देखें तो माफ करना। मुझे कुछ घंटे आराम करने और रिकवर करने की जरूरत है। मैं शाम तक प्रदर्शन स्थल पर लौट आऊंगा। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस बीच नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी एनडीटीए ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के व्यापारियों, कार्यालयों तथा रेस्टोरेंट संचालकों से 23 जुलाई 2026 को शाम 6:30 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की है। एनडीटीए की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने टेलीफोन पर कनॉट प्लेस के आसपास की गंभीर स्थिति की जानकारी देते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है। इसी के मद्देनजर एसोसिएशन ने सभी दुकानों, कार्यालयों और रेस्टोरेंटों से निर्धारित समय तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का अनुरोध किया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। सीजेपी प्रदर्शन और आम लोगों की परेशानी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दखल की बात कही है। मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सीजीआई ने कहा कि अगर दोपहर तक समाधान नहीं निकलता है तो कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने कहा कि आम यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सीजेपी के चलो संसद प्रदर्शन और सुरक्षा कारणों के चलते राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय सहित 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले निर्देश तक बंद रखने का ऐलान किया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में मौन आंदोलन शुरू किया। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को अपना सपोर्ट देने के लिए महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में 2 घंटे का मौन आंदोलन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्ना ने अपना विरोध प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू किया और दोपहर 1 बजे समाप्त किया। हजारे, जिन्होंने अहिल्या नगर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया, बाद में उसी जिले में स्थित अपने गाँव रालेगढ़ सिद्धि के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि हिंसा और पुलिस कार्रवाई की खबर बेहद दुखद है। दिल्ली हाईकोर्ट आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन की जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया के पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया था कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। उन्होंने अदालत को बताया कि इस कथित छात्र आंदोलन के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। अब इस मामले की सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि अदालत के फैसले का असर प्रदर्शन और उससे जुड़े प्रशासनिक कदमों पर पड़ सकता है। दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर अब बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने भी अपना समर्थन जताया है। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि हर छात्र के पीछे एक सपना, एक परिवार की उम्मीद और वर्षों का संघर्ष जुड़ा होता है। आलिया ने छात्रों के साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए लिखा कि देश के भविष्य को आकार देने वाली इस आवाज को सुना जाना चाहिए। उन्होंने अपने संदेश का समापन जय हिंद के साथ किया। वहीं नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के समर्थन में पोस्ट करने के बाद अभिनेता राजकुमार राव सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए। उनकी पोस्ट के बाद एक यूजर ने साल 2025 में रिलीज हुए गाने मोदी है तो मुमकिन है का जिक्र करते हुए उन्हें ट्रोल किया। यूजर ने लिखा कि वह कभी राजकुमार राव का सम्मान करते थे,
लेकिन उस गाने का हिस्सा बनने से उन्हें निराशा हुई। इस पर राजकुमार राव ने जवाब देते हुए कहा कि एक गाना यह तय नहीं कर सकता कि मैं कौन हूँ और मेरे विचार क्या हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि लोग उस दबाव को नहीं समझ सकते जिसके बीच कई फैसले लेने पड़ते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपना यह कमेंट डिलीट कर दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। मुंबई में नीट छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि वीडियो में पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रहे छात्रों को ड्रग्स केस में फंसाने की बात कहते हुए कार्रवाई की चेतावनी देता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद छात्रों ने पुलिसकर्मी के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जाँच और उचित कार्रवाई की मांग की है। अब इस मामले को लेकर जाँच की बात कही जा रही है और सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। अब चलते हैं अगली खबर पर, जहां मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में घिरी सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। अदालत ने मेघालय हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सोनम को 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस समय उनकी रिहाई से ट्रायल प्रभावित हो सकता है। साथ ही गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाई गई आपत्ति को भी अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज संसद के मानसून सत्र में फिर जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार का कहना है कि वह दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर चर्चा से बचने के लिए शर्तें लगाने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा पर भी सवाल उठाए। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होती है या फिर एक बार हंगामे के कारण कार्रवाई प्रभावित होती है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में मुंबई में हुए प्रदर्शनों को लेकर पुलिस ने 13 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार ये एफआईआर 18 जुलाई को गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने और प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन से जुड़ी धाराओं में दर्ज की गई हैं। इन मामलों में करीब 400 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब इस कार्रवाई को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं पर नजर रहेगी। नई दिल्ली की घटनाओं को लेकर जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए पीसीसी मुख्यालय से निकले, लेकिन पुलिस ने कमिश्नरेट कार्यालय के पास बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। आगे बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं दोनों दलों के विरोध मार्च को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। बिहार के दरभंगा में छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद पत्थरबाजी हुई, जिसमें सिटी एसपी घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पटना में चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज आज बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी। विपक्ष ने सरकार पर छात्रों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया, जबकि सत्ता पक्ष ने प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और सदन का माहौल काफी गर्म रहा। अब इस मुद्दे पर सरकार के अगले कदम पर भी सभी की नजर टिकी हुई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह को लेकर नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने भारत और चीन को लेकर अपने पुराने संतुलित रुख में बदलाव किया है। हालांकि इस बदलाव को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर नेपाल के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं सबरीमाला सोना चोरी मामले की, जिसमें जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत और पूर्व अध्यक्ष ए अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों से कोल्लम पुलिस क्लब में पूछताछ के बाद विजिलेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह मामला वर्ष 2025 में सबरीमाला मंदिर की द्वारपालक मूर्तियों को कथित तौर पर बिना अनुमति चेन्नई ले जाने से जुड़ा है। इस मामले में मुरारी बाबू को मुख्य आरोपी बताया गया है, जबकि जाँच एजेंसियाँ अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जाँच पड़ताल कर रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कड़ा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान ने मंच का इस्तेमाल झूठी कहानी फैलाने के लिए किया, जिसके जवाब में भारत को अपनी बात रखनी पड़ी। भारत ने दोहराया कि सीमा पर आतंकवाद को यदि राज्य की नीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो सिंधु जल संधि के तहत सामान्य सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। साथ ही भारत ने स्पष्ट कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पेंशन और वेतन घोटाले के मामले में पुलिस ने एक कॉलेज से जुड़े 5 सेवानिवृत्त शिक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि नियमों के विरुद्ध पेंशन और वेतन का लाभ लेकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इस घोटाले में और कौन कौन शामिल था।
अब आगे की कुछ खबरों में जान लेते हैं रोजगार के बारे में। मेडिकल कॉलेज में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नीट यूजी 2026 काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द जारी हो सकता है। इस बार देश भर में करीब 1,36,000 से अधिक मेडिकल सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे काउंसलिंग से जुड़ी सभी अपडेट के लिए MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखें। और अगली अपडेट यूपी PCS के लिए है। यूपी PSC PCS 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 है। स्नातक पास अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। और वहीं अगली बड़ी अपडेट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आ रही है, जिसमें 389 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव सहित कई पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार आकर्षक वेतन मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI PO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। SBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर एडमिट कार्ड जारी किए हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रीलिम्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। बता दें कि SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम कुल 2 दिन होगा। ये एग्जाम 1 और 2 अगस्त 2026 को होगा। एग्जाम वाले दिन उम्मीदवार अपने साथ अपना हॉल टिकट जरूर लेकर जाएं। इस साल SBI PO एग्जाम के लिए 12,14,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। रेल यात्रियों के लिए सफर अब ज्यादा सुविधाजनक होने वाला है। प्रयागराज मंडल के 16 रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक फूड स्टॉल और मल्टीपर्पज स्टॉल शुरू किए जाएंगे। यहाँ यात्रियों को खाने पीने की चीजों के साथ रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी मिलेगा। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं देना है। अब गाँव में पानी की व्यवस्था पर सीधे नजर रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में जल योजनाओं की निगरानी के लिए जल सारथी ऐप शुरू किया गया है। इस डिजिटल व्यवस्था से पानी की सप्लाई, शिकायतों और योजनाओं की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में जल सुविधा बेहतर होगी। निर्माण स्थल पर एक हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ के शालीमार गैलेंट वेस्ट प्रोजेक्ट में निर्माणाधीन लिफ्ट अचानक गिर गई। हादसे में एक मजदूर घायल हुआ है। घटना के बाद मौके पर राहत कार्य शुरू किया गया और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। अब अगली खबर उन लोगों के लिए जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। कनाडा के एक कॉलेज ने भारतीय छात्रों को वर्क परमिट से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने की सलाह दी है। कॉलेज ने कहा है कि छात्र अपने सभी जरूरी रिकॉर्ड, परमिट और प्रमाण पत्र संभाल कर रखें ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अब चलते हैं संसद की ओर, जहां संसद में अब एनसीपी सांसदों की बैठने की व्यवस्था बदल गई है। लोकसभा में एनसीपी के सांसदों को अलग अलग सीटें आवंटित की गई हैं। पार्टी के व्हिप काकोली घोष ने इस बदलाव की जानकारी दी। यह कदम संसद में पार्टी की अलग पहचान और संसदीय गतिविधियों को लेकर अहम माना जा रहा है। वहीं छात्रों के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्मा गई है। पेपर लीक मामले को लेकर ठाकरे परिवार के नेतृत्व में 26 जुलाई को मुंबई में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनकारी छात्रों के आरोपों और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठा रहे हैं। विपक्ष सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ईरान अमेरिका टकराव और समुद्र तक पहुंच गया है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच हॉर्मुज में हालात गंभीर हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद एक तेल टैंकर में आग लगने की घटना सामने आई। वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई है। सुरक्षा से जुड़ी सामग्री में लापरवाही का बड़ा मामला संसद तक पहुंच गया है। लोकसभा में पेश PSC रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उड़ीसा की बदवाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने खराब गोला बारूद से सेना को करीब 62 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि गुणवत्ता जांच में कमी के कारण यह स्थिति बनी। समिति ने रक्षा उत्पादन व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। अब चलिए जान लेते हैं फ्रांस की खबर। फ्रांस की पर्यावरण मंत्री मोनिक बारबू ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने यह फैसला विवादित कृषि बिल के विरोध में लिया है, जिसमें 2 प्रतिबंधित कीटनाशकों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कीटनाशक मधुमक्खियों और दूसरे परागण करने वाले कीड़ों के लिए नुकसानदायक है। पर्यावरण मंत्री बनी बारबू आज राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंपेंगी। फ्रांस की संसद ने मंगलवार को यह बिल पेश किया था। सीनेट ने 214-111 मतों से विधेयक पारित कर दिया। सरकार ने दावा किया कि ये कानून किसानों की मदद के लिए लगाया जा रहा है। उसका कहना है कि किसानों को घटती कमाई और खेती की बढ़ती लागत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब चलिए जान लेते हैं थोड़ा बाजार का हाल। महंगी धातुओं के बाजार में अचानक गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है। देश के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के भाव करीब 4,000 रुपए तक टूट गए हैं। वहीं सोने की कीमत भी नीचे आई। बाजार जानकारों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और निवेशकों की बिकवाली इसका बड़ा कारण है।
गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिला। बारिश कहीं राहत दे रही है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा कर रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में जल भराव और नदियों के बढ़ते जल स्तर से परेशानी बढ़ी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के करीब 1,86,000 शिक्षकों को टेट से छूट मिलने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट से छूट देने या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन कर पुराने शिक्षकों को राहत देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि टेट पास करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी तरह की ढील संभव नहीं है, यानी पुराने शिक्षकों को भी किसी प्रकार की छूट या विशेष राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में हुए देशव्यापी प्रदर्शन के समर्थन में सत्याग्रह की घोषणा करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी को कानपुर में सुबह से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। काकादेव स्थित आवास पर समर्थकों के बीच मौजूद विधायक पुलिस को चकमा देकर कुछ दूर तक निकलने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा किया और दौड़ाकर दोबारा पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें फिर से हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी को भी एहतियातन हाउस अरेस्ट किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक निजी एयरलाइन की 37 वर्षीय महिला केबिन क्रू सदस्य के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि ड्यूटी पर जाते समय कंपनी के आधिकारिक कैब के 23 वर्षीय ड्राइवर ने रास्ते में वारदात को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद पीड़िता राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस आउटपोस्ट पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ठहराई गई पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों की सजा पर फैसला फिलहाल टल गया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के वकील के अनुरोध पर सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी है। अदालत ने सभी दोषियों के वकीलों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले 13 जुलाई को कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का दोषी ठहराया था, जबकि 11 आरोपियों में से 6 को बरी कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर समेत 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने आस्था, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने दोनों दलों को आस्था पर प्रहार करने वाला करार देते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में रहते हुए आस्था पर हमला करते थे, वही आज सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी AIU के अध्यक्ष और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और निदेशकों से छात्रों को पढ़ाई पर केंद्रित रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छात्रों की चिंताओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक आंदोलनों में शामिल रहने से सबसे अधिक नुकसान छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य को होता है। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई। उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप है कि अवकाश पर रहने के बावजूद उन्होंने करोड़ों रुपए के टेंडर पास किए और चेकों पर हस्ताक्षर किए। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कड़े निर्देश पर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित हेराफेरी की जांच अब कुबेर के खजाने तक पहुंच गई है। चढ़ावे की नियमित गणना के दौरान पुलिस की जांच टीम ने खजाने में सुरक्षित रखी गई बहुमूल्य वस्तुओं और अभिलेखों का गहन सत्यापन किया। पूरे दिन विशेषज्ञ लेखाकारों की टीम रिकॉर्ड का बारीकी से मिलान करती रही। जाँच टीम के पर्यवेक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट के मुताबिक अभिलेखों में दर्ज सभी वस्तुओं का सत्यापन किया जा रहा है और अब तक रिकॉर्ड में सभी सामान सुरक्षित मिला है। अब बात कर लेते हैं खेल जगत की, जहां भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में उन्हें पहले दौर में बाय मिलने के कारण सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला, जिससे उनका कम से कम कांस्य पदक पक्का हो गया। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना अब 31 जुलाई को सेमीफाइनल में तुवालू की TKBP ताफाकी से भिड़ेंगी। 28 वर्षीय लवलीना के करियर का यह पहला राष्ट्रमंडल खेल पदक होगा। इससे पहले वह ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल और एशियाई चैंपियनशिप में भी पदक जीत चुकी हैं।
माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में गिरोह IAS 191 के सदस्यों और सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंसों की जांच की गई। जांच के दौरान कथित अनियमितताएं सामने आने के बाद मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस में कथित फर्जीवाड़े के आरोप में गाजीपुर की सदर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। और खेल जगत की एक और खबर, 23 वर्षीय तेज गेंदबाज अशोक शर्मा का भारत के लिए खेलने का सपना आखिरकार पूरा हो गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में खेले गए T20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उन्होंने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। किसान परिवार से आने वाले अशोक ने घरेलू क्रिकेट और IPL में शानदार प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। IPL 2026 में गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 154.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सीजन की सबसे तेज गेंद फेंक कर सुर्खियां बटोरी थी। झारखंड के धनबाद जिले के बागमारा थाना क्षेत्र स्थित सदरियाडीह गांव में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक के भीतर सेटरिंग खोलने उतरे 2 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 12 फीट गहरे इस सेप्टिक टैंक की ढलाई लगभग 1 महीने पहले हुई थी और उसी को खोलने के दौरान यह हादसा हुआ। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र स्थित शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में बड़ा हादसा हो गया। 7वीं मंजिल पर प्लास्टर का काम कर रहे 4 मजदूर पाइप टूटने के कारण अचानक नीचे गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चारों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और MDRV की राहत एवं बचाव टीम मौके पर पहुँच गयी। रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में छात्र छात्राओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों का समर्थन करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में परीक्षा का आंदोलन चल रहा है और रामपुर में शिक्षा का। उनका दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने से छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। साथ ही उन्होंने सरकार की कार्यशैली की आलोचना करते हुए कई राजनीतिक आरोप भी लगाए। दिल्ली पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एहतियातन हिरासत में लेने का अधिकार एक बार फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह आदेश 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। कुछ रिपोर्टों में इसे जंतर मंतर पर चल रहे CJP छात्र आंदोलन से जोड़कर देखा गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह हर 3 महीने में होने वाली सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और मौजूदा आदेश 7 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था, इसलिए इसका वर्तमान आंदोलन से कोई सीधा संबंध नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में आंदोलन तेज हो गया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC की ओर से प्रशासन को दिया गया 23 जुलाई का अल्टीमेटम समाप्त हो चुका है। रावलकोट में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच JAAC ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। संगठन ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेने, प्रताड़ित करने, लोगों को जबरन गायब करने और घरों और दुकानों को गिराने के आरोप लगाए हैं। साथ ही हिरासत में लिए गए नेता शौकत नवाज मीर समेत अन्य प्रदर्शनकारियों की तत्काल रिहाई की मांग भी की है। अब चलते हैं आखिरी खबर पर। 2024 नीट UG पेपर लीक मामले में CBI ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी के मुताबिक बिहार पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बनाए गए संजीव मुखिया के खिलाफ प्रश्न पत्र चुराने या लीक करने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसी आधार पर उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि वे अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ सिपाही भर्ती पेपर लीक का मामला भी लंबित है। CBI ने बताया कि जाँच में प्रश्न पत्र की चोरी और वितरण में शामिल सभी लोगों की पहचान की गई है। उन अभ्यर्थियों की भी पहचान की गई है जिन्हें लीक हुए प्रश्न पत्र का लाभ मिला। एजेंसी ने इस मामले में 45 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं कल दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। धन्यवाद।